का कवच और हाथ में 81 किलो का भाला लेकर चलता था। मेरी 2 तलवारों का वजन 208 किलो था। मेरी लंबाई 7 फीट और वजन 110 किलोग्राम था। मेरा जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था। मेरी माँ का नाम मैं वापस चले जाओ, लेकिन जयमल ने अपनी वापसी में बहुत करारा जवाब दिया कि है गढ़ मारो मैं हूं धनी, असुर फिरे किम आण, कुच्चा ज्योत्रिक कूटरी दीदी मने दीवान। यानी कि ये गढ़ मेरा है। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट 18 जून 2023 को स्थानीय सांस्कृतिक संस्था हल्दीघाटी शौर्य समारोह समिति मुरादाबाद द्वारा आज स्थानीय सरस्वती विद्या मंदिर डिप्टी साहब का मंदिर कटघर के परिसर में समारोह पूर्वक मनाई गई, जिसे राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस के रूप आयोजित किया गया। कार्यालय के अध्यक्ष SP सिंह, पुलिस अधीक्षक IB और मुख्य अतिथि निवर्तमान विधायक मेजर JP सिंह रहे। विशिष्ट अतिथिगण में शिव कुमार सिंह, प्रवेश सिंह, वीरेंद्र सिंह, अरविंद कुमार सिंह, हरपाल सिंह, महेंद्र सिंह, बब्बू और रामेंद्र सिंह। कार्यक्रम के आरंभ में उपस्थित सभी अतिथियों सरस्वती और महाराणा प्रताप के चित्र के समक्ष माल्यार्पण एवं पुष्पार्पण किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता देवेंद्र सिंह के हल्दीघाटी और ऐतिहासिक युद्ध को गीत के मात्या भी अतिथियों ने महाराणा प्रताप के साथ साहस, राग, पराक्रम और राष्ट्र बलिदान का निरूपण किया। समारोह में सर्वश्री संदीप रावल, देवोधवीर सिंह, तनवीर सिंह ठाकुर, योगेंद्र राणा, रिंकू ठाकुर, हरबीर सिंह, डॉक्टर अमित पाल सिंह राठौर, अनिल सिंह, डॉक्टर मयंक पनवार आदि लोग मौजूद रहे। अपनी फौज में दाखिल किया, यह दायित्व भी क्षत्रिय समाज के बंधुओं को दिया गया कि वो सेना में उस समय में भर्ती करें। कि बाहर के लोगों ने भी ये लोहा माना कि क्षत्रिय समाज वीरता का प्रतीक है, इनका जो खून है वो बहुत गर्म है और किसी भी कार्य को, कठिन से कठिन कार्य को करने के लिए हमेशा अग्रणी हमारे क्षत्रिय बंधु रहते हैं। विषय हल्दीघाटी के युद्ध का। हल्दीघाटी के युद्ध का जब देखिए, जब हम विचार करते हैं, मिलते हैं या कोई बड़ा समारोह होता है, कोई चिंतन का विषय भी होता है, वहां केवल भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। हम आए भाषणबाजी क्यों चलेगा? इस विषय पे तो आयोजन होते रहे हैं। हमसे पहले भी हो रहे थे। 1994 में गठित अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा करती आई थी। 1994 में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा गठन हुआ था। हल्दीघाटी का युद्ध भी अपने आप में एक वो था संदेश दुनिया, समर्पण, स्वाभिमान, त्याग, अदम्य साहस, इसका प्रतीक था हल्दीघाटी का युद्ध। छोटी सी सेना, कोई तुलना नहीं दिल्ली सम्राट से, कोई तुलना नहीं दिल्ली के शासन से, लेकिन पहले झटके में उसे बीनों पीछे कर दिया। एक ऐसा युद्ध जिसमें एक छोटी सी सेना ने पीछे कर दिया, और जब सेना के लोगों ने देखा कि सेनापति राजा हमारा संकट में है, तो त्याग की भावना लेके आगे बढ़ा झाला और उसने मुकुट अपने सिर पर रख लिया और कहा, राणा तुम्हें आगे लड़ना है, युद्ध और भी होने हैं, इस हल्दीघाटी के युद्धों में ही निर्णय नहीं हो जाना है। इसलिए राणा ने कहा, तुम निकल जाओ, आगे की लड़ाई लड़नी है। ये था त्याग। उस सेनापति सेना त्याग किया। मित्रों, थोड़ी बात मेरी अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन क्या कारण था? औरंगजेब से नीचे से चल रहा हूं और अकबर तक मुगल सेनापति से केवल राजपूत थे। माननीय राष्ट्रपति दक्षिण अफ्रीका गई, या भी घटना बता रहे हो, 1 महीने की पहले घटना।
वहाँ के लोगों से इंडियन ने पूछा क्या भारतीय संबंध क्यों नहीं रखते हैं, बहुत अच्छे संबंध क्यों नहीं रखते। तो वहां पत्रकार उसे जवाब दिया कि जलियांवाला कांड में गोली चलाने वाले कौन लोग थे, कुछ सौ अंग्रेज आके हम उनके गुलाम बन गए, वो लोग कौन थे, वो लोग बनाने वाले कौन थे, हम उन पर कतई विश्वास नहीं करते। यह अखबार में मनोरमा में छपा है, देख लीजिएगा। उसे यह भी कहा कि बंदी छोड़ने वाले को सब मुसलमान ही छूटते, आपण अंतर्गत सन मुसलमान थोड़ी थे। मैं अपने के माध्यम से केवल इतना ही कहना चाह रहा, अपने स्वार्थ त्याग कर यदि हम सत्य समागम में कूदेंगे तो सफल होंगे। मैंने जो 1994 की बात की आपसे केवल इसलिए नहीं कि मैंने उसके बाद सैकड़ों टुकड़ों में विभाजित होकर हम कहाँ चले गए। हमारे बड़े बड़े मेजर साहब भी बैठे हैं, माननीय से सिंह जी बैठे हैं, विद्वान है, बहुत पुराना इन्होंने काम लिखा है, एक लंबे समय सक्रिय रहे, तैयारी हो। हालांकि लोग ये मानते हैं कि जो छापा बात जो है जो शिवाजी महाराज जो चुहा कहलाते थे, पहाड़ी चुहा कि पहाड़ी चुहा बिल्कुल पूछा कहीं से हमला कर दिया। लेकिन महाराणा प्रताप ने सबसे पहले पीछे हटने बाद देखिए हमने शाखा भी किया, हमने जौहर भी किया, सारे लोग साफा पाट के बाद निकल गए लड़ाई में, उन्होंने जो है कुछ नहीं, या तो रहेंगे या कुछ नहीं रहेगा। हमने जौहर भी किए, इतिहास गवाह इस बात। लेकिन ये भी सच था कि झाला जो राणा को संदेश दिया कि राणा आप पीछे जाओ, अभी लड़ाई बाकी है। उसके बाद राणा ने तकरीबन अपना 80-90% क्षेत्र से छीन लिया। गौरव का विषय है, हल्दी घाटी का युद्ध एक प्रमाण है, सोच का विषय है। मेरा माननीय दिवाकर जी ने क्या कहा है, समय का पालन करूंगा। मान दिवाकर जी सबको 5 पढ़ के आ रहे हैं, मैं भी अपनी बात 5 पढ़ से कम भी रखूंगा। मैं दिवाकर जी बड़े आदरणीय दिवाकर जी आपका अनुपालन करूंगा। तो बच्चों ने जो प्रयास किया है उसकी निश्चित रूप से वो बधाई दूंगा। हाथ जोड़ के विलंब से आने के लिए क्षमा चाहता हूँ और इस कार्यक्रम के आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने कि मुझे यहाँ बुलाकर सम्मान दिया। आज की सभा के अध्यक्ष एवं पूरा मंच जो कि मेरे सभी बड़े हैं और जिनसे मैंने आज तक सीखा है, अपने समाज के लिए जो आज ये आयोजन किया गया है, हल्दी घाटी शौर्य दिवस के रूप में ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। मैं यहाँ उपस्थित सभी क्षत्रिय बंधुओं का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने से हमारा समाज सबके सामने एक छाप छोड़ेगा कि जो क्षत्रिय बंधु अब तक अलग अलग थे, कोई कार्यक्रम नहीं होते थे। इधर मैंने देखा कि 2-3 वर्षों में मैं भी बहुत सालों से समाज से जुड़ा हुआ हूँ, क्षत्रिय महासभा से भी जुड़ा हुआ हूँ, क्षत्रिय विकास मंच का भी प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। अनेक कार्यक्रमों में मैं सम्मिलित होता रहा। पहले कुछ समय कम था क्योंकि मैं सरकारी सेवा में था। पिछले वर्ष से जब से मैंने सेवानिवृत्ति प्राप्त की है, उसके बाद से मैं
हमेशा जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें उपस्थित रहने की पूरा प्रयास करता हूँ। कुछ व्यक्तिगत कारण हो या कुछ वैसे कारणों से कभी कभी मैं किसी कार्यक्रम में नहीं उपस्थित हो पाता हूँ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन अब मैं अपना पूरा ये दिखाना कि क्षत्रिय समाज अब जो कुछ सालों पहले सोया हुआ था वो जाग गया है और हमें अपनी शक्ति का हर स्तर पर, हर क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करना है। हमारा यही उद्देश्य होना चाहिए। पूर्व के हमारे जो भी पूर्वज थे उन्होंने जिस वीरता के साथ, जिस शौर्य के साथ इस देश की सेवा की, अपनी जान देकर, अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को आजाद कराया, अंग्रेजों से लोहा लिया, मुगलों से लोहा लिया, हमें अपने उन पूर्वजों के लिए हमारे भी कुछ कर्तव्य बनते हैं कि हम उन्होंने जो हमें दिया है हमें उसे सहेज के रखना है और अपने मान सम्मान के आगे तो कोई भी अगर कोई ठेस पहुंचाएगा तो हमें अब झुकना नहीं है। बहुत झुक लिए और अब हमें अपना शौर्य दिखाना है कि शहर में क्षत्रिय भी रहते हैं। क्षत्रियों का जो है अब तक कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाइए वो कहते हैं साहब वो फलानी में सभा है, वो फलानी है, छत्तीस जगह वो हो गया है। लेकिन हमने अभी देखा जैसे कि राजपूताना महासभा के हमारे अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, इन्होंने कार्यक्रम किया, हमें बुलाया, हम गए। हम कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, आप आ रहे हैं। इसी प्रकार हमारे जो हम कहते हैं ठीक है कई संगठन हो गए हैं किसी वजह से भी हो, लेकिन हमें अब एक साथ एकजुट रह के अपने समाज के लिए कुछ करके दिखाना है, इसलिए कि क्षत्रियों का मान सम्मान जैसा था वैसा ही बना रहे। और उसके लिए मैं अपने नवयुवा साथियों से ये आह्वान चाहता हूं कि जो कार्यक्रम किया जाए इस स्तर पर किया जाए कि दूसरे समाज देखें कि यहाँ क्षत्रियों की संख्या है। हम लोग किसी भी मामले में तन मन धन से किसी से पीछे नहीं है, लेकिन जो हमारे कार्यक्रम होते हैं उनमें हमारी संख्या बहुत कम होती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी लोग हैं, जो भी यहाँ उपस्थित हैं या नहीं उपस्थित हैं, उनसे संपर्क करके ये प्रयास किया जाए कि हमें एक ऐसा बृहत कार्यक्रम करना है जिसमें कि कम से कम 10-20 हजार क्षत्रिय एकत्रित हो। सबको मिलकर मैं अभी परसों लखनऊ था, माननीय प्रधानमंत्री दयाशंकर जी से मेरी मुलाकात हुई। मैंने कहा कि मंत्री जी मुरादाबाद में एक कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा हूं क्षत्रियों का, जिसमें आपको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो चाहता हूं कि कुछ क्षत्रिय बंधु ऐसा करके तो दिखाएं। तो मैंने कहा ऐसा करेंगे हम। अभी इस वक्त मौसम की वजह से या किसी भी वजह से मैं उनसे कह के आया हूं, मैं आगे आऊंगा और आपसे कार्यक्रम को लूंगा और मैं ये करके दिखाऊंगा कि हाँ, मुरादाबाद में भी क्षत्रिय समाज की जो मांग है वो अभी जीवित है और हमें उसे जीवित रखना है। हम लोगों को एक मंच पे आना होगा, भले अलग अलग रहें, लेकिन जो भी कार्यक्रम हो क्षत्रिय समाज के ऊपर कोई भी अगर विपदा आती है तो हमें ये नहीं देखना है कि हम राजपूताना हैं, हम क्षत्रिय महासभा हैं, हम क्षत्रिय विकास मंच हैं। हमें उस समय एक होना होगा और ये करके दिखाने के लिए हमारे नवयुवक यहाँ इनमें बहुत जोश है और मैं जानता हूँ कि ये लोग सब कर सकते हैं। और जो हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं हमारे बुजुर्ग लोग, ये भी हर तरीके से सक्षम है। आपका पूरा सहयोग दिया जाएगा। आपने जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है इसके आयोजकों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और मैं डॉक्टर महेश चंद्र सिंह दिवाकर जी से विलंब से आने के लिए पुनः क्षमा चाहता हूँ।
समझता हूँ लोग मुझे क्षमा करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हमारी बैठी है उसको बारम्बार प्रणाम इसलिए कि मेरा श्रोता ही नहीं होगा तो वक्ता कोई मूल्य नहीं है, चाहे कोई सा भी वक्ता हो। मैं तो बहुत छोटा था, सबसे छोटा हूँ। और दिवाकर भैया का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे लायक समझा कि मैं यहाँ से भी बोल रहा हूँ। और बहुत सौभाग्यशाली हूँ आज के महाराणा के ऊपर बोलने का भी नहीं मिला है। महाराणा, एक बार जोर से बोलिए, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। अब लगा छत्रियों की सभा है। बंधुवर, हम सभी लोग एक बार महाराणा के चित्र की तरफ देखें। इनका चित्र, जो चित्र में इतना इनका पौरुष झलकता हो, स्वाभिमान दिखता हो, तो वो स्वयं जब रहे होंगे तो कैसे रहे होंगे। एक बार कल्पना कीजिए कि महाराणा कैसे रहे होंगे हमारे। जो आंधियों को मोड़ दे वो महाराणा है, जिसके भाले में भोले के त्रिशूल का वास हो वो महाराणा है। अगर हल्दी घाटी की हम बात करें तो हल्दी घाटी महाराणा का पर्याय है और महाराणा का पर्याय हल्दी घाटी है। हल्दी घाटी पे अगर हम बात करना चाहेंगे तो थोड़ा सा मैं आपको इतिहास में पीछे लेके जाना चाहूंगा। सन 1562 में जब आमेर राजवंश, जो कि पहले महाराणा के यहाँ सामंत हुआ करते थे, सन 1562 में भारवालियों ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर से किया, सांबर नामक स्थान पे राजस्थान में। तब उसको राजस्थान को राजपूताना बोला जाता था। बाद में कन्नड़ गेम्स की वजह से इसको राजस्थान का नाम दे दिया गया। आज तक हम लोग राजस्थानी बोलते हैं उसको। तो 1562 में जब आमेर राजवंश अलग हुआ तो महाराणा, आप देखिए कि जैसे ही महाराणा राजवंश अलग होता है आमेर का और अकबर से जाके उसका विलय हो जाता है, तो अकबर ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है और वो फौरन चित्तौड़ पे आक्रमण कर देते हैं। और चित्तौड़ को कहा भी गया है कि गढ़ों में अगर चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। इतना बड़ा चित्तौड़गढ़ है। और हमारे महाकवि श्याम नारायण पांडे ने तो कहा है कि मुझे ना जाना गंगा सागर, मुझे ना जाना रामेश्वर काशी, तीर्थ राज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। तो 1562 में हम देखते हैं कि शादी होने के बाद हरकाबाई की अकबर से, इसको आप इतिहास में जोधाबाई जानते हो, बट जोधाबाई ना होकर उसका नाम हरकाबाई है उनका नाम। और उसके बाद जब उनका विलय हो जाता है तो वो आक्रमण कर देते हैं 1568 में चित्तौड़ के ऊपर। राणा उदय सिंह वहां से, अमर सिंह, राणा उदय सिंह वहां से चले जाते हैं किले पे छोड़ के, और जिसमें जयमल मेड़तिया और उनके बहनोई फतेह सिंह वीर गति को प्राप्त होते हैं। और उनकी जो बहन थी फूल कुंवर, उनके नेतृत्व में वहाँ जौहर होता है, जिसको हम शाखा भी बोलते हैं। शाखा का मतलब ये होता था पहले राजपूताने में कि जब राजपूत लोग गिर जाते थे तो राजपूत लोग केसरिया बांध के युद्ध करने चले जाते थे, और जो हमारी औरतें, माताएं और बहनें होती थी वो जौहर कर लिया करती थी, अग्नि स्नान कर लिया करती थी। कितनी पीड़ादायक बात है अगर आप इसको समझें और सोचें तो, कि हमारी औरतों ने, हमारी बहनों ने, हमारी माताओं ने अग्नि स्नान किया। और उस सेना में हमारे राजपूत भी शामिल थे, क्योंकि मानसिंह का वंश उसमें जाके विलय हो चुका था 1568 में। और आप देखिए 1568 के बाद 1559 में 59 में रणथंभौर में बूंदी के सुरजन हाड़ा राणा उदय सिंह की तरफ से नियुक्त थे, उन्होंने भी अपना, हाड़ा चौहानों ने अपना विलय कर लिया अकबर के साथ 1659 में 1500। उसके बाद आप देखते हैं कि 1570 में जो राजस्थानी क्षेत्र था, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, भाटी वंश के जो हमारे राजपूत थे, इन्होंने भी अपना विलय कर लिया अकबर के साथ। इस सारे विलय में मानसिंह हमारे प्रमुख हुआ करते थे, जो सारे राजपूतों को विलय करने लेके जाते थे अकबर के पास। परंतु ऐसे में जब सारा राजपूताना झुक गया और अकबर बहुत शक्तिशाली उस समय बादशाह हुआ करता था, तो एक व्यक्ति जो न झुका न टूटा, जिनका नाम स्वयं महाराणा है, सब आप जानते ही हो। और ऐसे में उनको सिर्फ अकेले लड़ना था, मुगलों से भी लड़ना था और राजपूतों से भी लड़ना था। आप सोचो कैसे जीवित के व्यक्ति रहे होंगे वो। 1568 में चित्तौड़ जा चुका है, आर्थिक स्थिति छिन्न-भिन्न है, सेना भी खत्म होने के कगार में है, लेकिन महाराणा है कि वो मानने को तैयार नहीं है, वो किसी की पराधीनता स्वीकारने को तैयार नहीं है। तो कैसे है हमारे महाराणा, आप सोचिए। जो युद्ध में शत्रु का महाकाल हो वो है महाराणा। तो महाराणा ने कभी झुके नहीं,
1573 में जब बांसवाड़ा और डूंगरपुर भी झुक गया, उन्होंने भी विलय कर लिया, अकबर के साथ संधि कर ली, तो महाराणा उस समय नितांत अकेले थे। ऐसे में उनके साथ सिर्फ साथ देने वाले भील थे। भीलों के जो सरदार थे राणा पूंजा, वो उनके मित्र थे, और भील राणा को प्यार से कीका बोलते थे, क्योंकि भील जो है छोटे बच्चे को कीका बोलते हैं। तो महाराणा का जो पालन पोषण हुआ ज्यादातर वो भीलों के साथ ही हुआ। तो भीलों में उनको राणा कीका भी बोला गया। और हल्दी घाटी युद्ध के समय अकबर का एक हिस्टोरियन वहाँ मौजूद था, जिसने कि आपको देखा हाल लिखा अपना, और उस हिस्टोरियन का नाम था अब्दुल कादिर बदायूनी। उसने एक किताब लिखी है मुंतखब उत तवारीख, जिसमें कि आपको देखा वर्णन है हल्दी घाटी युद्ध का, और उस किताब का नाम है मुंतखब उत तवारीख, जिसमें कि उन्होंने हर वर्णन दिया है। उसमें उन्होंने बताया है कि हमारी सेना 5000 की थी और महाराणा की सेना 3000 की थी। क्योंकि वैसे तो आप अलग अलग ख्यातों में पढ़ोगे तो उसमें कहीं वर्णन आता है कि महाराणा की सेना 20,000 की थी, कहीं 80,000 की थी, परंतु जो आपको देखा हाल लिख रहा है वो भी अकबर का हिस्टोरियन, तो उसकी बात तुम्हें माननी पड़ेगी, क्योंकि वो हमारा हिस्टोरियन नहीं अकबर का है। तो उसने लिखा है कि हमारी सेना 5000 की थी और महाराणा की सेना 3000 की थी। और वो लिखता है कि ये सुबह का युद्ध माना गया है। जो हल्दी घाटी युद्ध है वो सुबह का युद्ध है, 8:30-9 बजे प्रारंभ हुआ और दोपहर तक चला, जिसमें 4-5 घंटे का युद्ध था, और रक्त तलाई में जाके इसकी समाप्ति होती है। उसमें आप देखें कि हल्दी घाटी युद्ध में जो महाराणा के भील साथी थे, अकबर सब कुछ तोड़ सका, लेकिन भीलों के सुरक्षा चक्र में जो महाराणा बैठे हुए थे वो भीलों को कभी नहीं तोड़ पाया। भीलों को महाराणा इतने प्रिय थे कि महाराणा के लिए भील जो है लड़ने मरने और जान देने को तैयार थे, और उन्होंने कभी महाराणा का साथ नहीं छोड़ा। तो ये बड़े गौरव की बात है। और आज भी महाराणा के जो परिवार है उसमें इस समय कुंवर लक्ष्यराज सिंह है मौजूद, तो जब भी उनका राज तिलक होता है तो भीलों के जो गांव है, उंदड़ा गांव पड़ता है राजस्थान में, उनका जो भील वहाँ पे मुखिया होता है वही आके राज तिलक करता है महाराणा। ये इनकी परंपरा है। तो हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन करते हुए अब्दुल कादिर बदायूनी बताता है कि ये सुबह का युद्ध था, और इस युद्ध में जब हमारी सेना और महाराणा की सेना आमने सामने थी, तो अकबर की सेना में उत्तम सेनापति मानसिंह थे, द्वितीय सेनापति असफ खां थे, और जो बाय फ्लैग जिसका जो नेतृत्व कर रहे थे उसमें माधो सिंह, खंगाड़, ये सब मानसिंह के रिश्तेदार थे, ये भी थे सेनापति। और राइट तरफ थे बारा के सैयद। हमारे यूपी में एक जगह पड़ती है बारा, जहाँ के सैयद बहुत बहादुर माने जाते हैं। उन्होंने अकबर ने उन्हें विशेष रूप से भेजा था कि भाई या तो आप अकबर को महाराणा को पकड़ के लाएंगे, या उनसे संधि बनवाएंगे, या उनको झुका देंगे, या सिर कलम कर देंगे। तो अकबर के जो सैयद थे उन्होंने कहा था ऐसा ही होगा, हम ऐसा ही करके लाएंगे। परंतु आप देखिए जब युद्ध शुरू होता है तो अब्दुल कादिर बदायूनी लिखता है कि हमारी सेना महाराणा के आमने सामने थी, लेकिन हमारी सेना की हिम्मत नहीं हो रही थी कि महाराणा की तरफ कूच भी करें, क्योंकि जब वहां से चलना शुरू किया था तो 2 गांव पड़ते हैं जहाँ पे पड़ाव डाले थे उन्होंने अपनी सेना के। जो महाराणा की सेना ने पड़ाव डाले थे वो लो सिंह गांव था, और जो मानसिंह की सेना ने पड़ाव डाला था वो मुलेला गांव था। वहाँ पे मिट्टी के बर्तन मशहूर है, आज भी मिट्टी के बर्तन बनते हैं मुलेला गांव। तो वहां से जब पड़ाव आगे चलता है तो अब्दुल कादिर बदायूनी लिखता है कि जब युद्ध हम लोग खड़े रहे और हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी महाराणा की तरफ आक्रमण करने की, और ऐसे आमने सामने खड़े खड़े करीब 1 से 1.5 घंटा व्यतीत हो चुका था, तो महाराणा जो है वो क्रोध से उबल रहे थे। उन्हें बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था कि मेरी धरती पे कोई शत्रु खड़ा भी कैसे है। जबकि हल्दी घाटी युद्ध में उनका जो प्लानिंग हुई थी वो ये हुई थी कि भाई आप निर्णायक युद्ध ये नहीं लड़ेंगे। हाकिम कासूर जो उनका मुख्य सेनापति था, हालांकि वो मुस्लिम था पर वो अफगान था, तो अफगान सेनापति महाराणा का सेनापति था हाकिम कासूर। उसने कहा कि महाराज आप निर्णायक युद्ध ना लड़के, इसको इन युद्धों को आप लंबा करिए, लंबा चलाइए, क्योंकि हमारे पास सेना कम है, साधन भी कम है। तो उसमें ये वर्णन आता है कि जब इनकी सेना अटैक नहीं कर पाई महाराणा के ऊपर, तो महाराणा का जो है सब्र का बांध वो टूट गया, और उन्होंने चेतक को हेड लगाते हुए हर हर महादेव करके जब चलते हैं तो हाकिम कासूर चकित रह जाते हैं, क्योंकि चेतक उनके बराबर से निकल के जाता है, सन से एकदम। और हर हर महादेव का जैसी घोष होता है तो सारी सेना कूच करती है महाराणा के साथ। और कुछ ही पल में महाराणा जो है, जहाँ मानसिंह मध्य में स्थापित था हाथी के ऊपर, मानसिंह के हाथी का नाम मर्दाना था, उसके हाथी के ऊपर जहाँ उपस्थित था वहां तक महाराणा जो है चंद ही मिनटों में पहुंच जाते हैं उनकी सेना को काटते हुए। और अब्दुल कादिर बदायूनी ये लिखता है
कि महाराणा की सेना के जो वेग था वो इतना तीव्र था कि हमारी सेना 5 कोस दूर बनास नदी तक भाग गई। और वो लिखता है आगे कि अगर 12 के सैयद ना होते, लिखता है कि 12 के सैयद अगर उस दिन ना होते तो हमारी बड़ी गिरगिरी हार होती, क्योंकि उस समय जो सेना की पद्धति होती थी, उस समय आगे वाली जो दस्ता होता था लड़ने वाला वो हरावल दस्ता होता था, और जो पीछे वाला दस्ता जो डिफेंड करता था उसको चंदावल दस्ता बोलते थे। तो हरावल सेना के जो सेनापति थे वो आसिम खां सूर थे, उधर से मान सिंह और असफ खां थे। जो अकबर की सेना का चंदावल दस्ता था उसके सेनापति मीरतर खां थे, और हमारे जो महाराणा के सेनापति थे चंदावल दस्ते के और राणा पूजा थे जो बीलों के सरदार थे। और राजस्थानी सेना में जो पद्धति होती है वो 3 तरह की होती है। जो मीडियम, जो बीच का मध्य भाग होता है उसको ढोलाण बोलते हैं राजस्थानी भाषा में। तो ढोलाण में झालामान और भीम सिंह डोडिया ये महाराणा के सेनापति थे जो मध्य में स्थापित थे। उसके बाद जब महाराणा बीच सेना तक पहुंच जाते हैं मुगलों की, तो वहां त्राई मच जाती है और मारकाट मच जाती है। तो अब्दुल कादिर बदायूं ने लिखता है कि हमें मुंह छुपाने की और सिर छुपाने की जगह नहीं मिल पा रही थी कि हम क्या करें। तो वो लिखता है कि भाई जो महाराणा के सैनिक थे पीछे वाले जो झालामान थे वो अदम्य साहसी थे। वो लिखता है कि उन्होंने उस दिन ऐसी वीरता दिखाई झालामान में, क्योंकि झालामान जो थे वो महाराणा के बहनोई भी थे, वो उनकी बहन के पति थे और बड़ी साथी के रहने वाले थे। उन्होंने कहते हैं ऐसी अदम्य साहस दिखाया उन्होंने उस दिन कि जिधर वो निकल जाते थे बिजली पहुंच जाती थी महाराणा के साथ, और वो देखने में बिल्कुल महाराणा जैसे दिखते थे वो। तो उसमें वो आगे लिखता है कि जब महाराणा ने हमला किया तो मुगलों से वो हमला झेल नहीं पाए और हमारी सेना पीछे तक दौड़ पड़ी, भाग गई। और उसको रोकने के लिए जो हमारे चंदावल दस्ते का सेनापति था मीरतर खां, उसने ढोल बजाया। उसने ढोल बजा के मुनादी करी कि कोई भागेगा नहीं, बादशाह अकबर स्वयं यहाँ पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, अगर कोई भागेगा तो उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। तो वो कहता है कि हमारी जो बाएं फ्लैंक की जो हमारी सेना थी वो पीछे से मुड़ के 12 के जो सैयद इस तरफ लड़ रहे थे दाईं तरफ, उनके पीछे आ जाते हैं डर के मारे, तो वहां वो छुप जाते हैं। तो वो बोलता है 12 के सैयद की वजह से उस दिन हमारी इज्जत बच गई, अदरवाइज हमारी हालत तो बहुत खराब हो गई थी। और इससे पहले आप ये देखें कि महाराणा का जो भय था अकबर के अंदर वो इतना ज्यादा था कि अकबर ने उनको संधि प्रस्ताव 4 बार भेजा था। पहले ही जब वो 28 फरवरी 1572 वो राजा बने थे, तो पहला संधि प्रस्ताव जलाल खां कोर्ची के रूप में आया। जलाल खां कोर्ची ने कहा था कि आपकी सेना और आपका राज्य अकबर के सामने बहुत छोटा है, तो आप संधि प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए, इसी में आपकी भलाई है। तो महाराणा ने उसको जवाब दिया था कि अकबर से जाके कह दो अपने बादशाह से कि अपनी तलवारों की धार तेज कर ले, क्योंकि उसको ये समर भूमि देखना पड़ेगा कि मेवाड़ की तलवारों का पानी कितना है। तो जलाल खां कोर्ची असफल हो गए, तो सेकंड जो संधि के लिए महाराणा ये अकबर ने भेजा था वो मान सिंह को स्वयं भेजा था, क्योंकि वो राजस्थान के राजा थे और पहले ये लोग महाराणा के दरबार में सामंत रहे थे। तो उन्होंने कहा ऐसा उल्लेख आता है किताबों में, परंतु महाराणा ने जो मना किया था वो सही मना किया था, क्योंकि प्रोटोकॉल है। जिस समय मान सिंह मिलने आए थे उस समय मान सिंह राजा नहीं थे, उस समय मान सिंह राजकुमार थे, उनके पिता भगवंत राज जो है वो राजा हुआ करते थे। जबकि महाराणा अपने आप में स्वयं में राजा थे, तो प्रोटोकॉल भी यही कहता है कि एक राजकुमार से राजकुमार मिलेगा, एक राजा से राजकुमार राजा ही मिलता है। तो इसलिए महाराणा उनसे मिलने नहीं आए थे और अमर सिंह उनसे मिलने आए थे। तो महाराणा को ये बात चुप गई, मान सिंह को ये बात चुप गई। उन्होंने कहा भाई कि हमने अपनी बेटियों की और बहनों की शादी मुगलों से कर दी है, तो हमारे को उनको नीचे समझा जाता है, इसलिए महाराणा मुझसे मिलने नहीं आया, ये मेरी बेइज्जती है। बोले मैं इसका जो आपने मेरी बेइज्जती करी है, मैं युद्ध भूमि में इसका पूरी तरह से आपको जवाब दूंगा, और आपके जो पेट में दर्द है, आपकी दादी के मुझसे मिलने नहीं आया, उन्होंने ये कहलवाया मुझे पेट में दर्द है। बोले उनके पेट के दर्द को मैं युद्ध भूमि में बिल्कुल ठीक कर दूंगा। तो उस समय वहाँ भीम सिंह डोडिया मौजूद थे। उन्होंने कहा मान सिंह से जाते जाते कि युद्ध भूमि में जब तुम आओगे तो अपने फूफा को भी साथ में ले आना, यानी कि अकबर को भी साथ में ले आना। बोले आप उसे भी देख लेंगे। ये उसके बाद ये सेकंड संधि प्रस्ताव था। तीसरा संधि प्रस्ताव स्वयं भगवंत दास को भेजा अकबर ने कि भाई ये इनसे तो माने नहीं, क्योंकि मान सिंह महाराणा से 10 वर्ष छोटे थे। मान सिंह की जो जन्म का डेट है वो 10 वर्ष बाद की होते। बोले भाई अब आप गई, क्योंकि आप सीनियर हैं और आप बड़े भी हो सकते हैं, आपकी बात मान लें। तो भगवंत दास जी जब पहुंचते हैं महाराणा के पास, उनसे कहते हैं कि महाराणा जी आप मान जाइए, क्योंकि आप हर तरह से उनसे आपकी सेना भी कम है और आपकी आर्थिक स्थिति भी छिन्न है, तो आप उनसे संधि कर लीजिए अकबर से, उसमें कोई बुराई नहीं है।
तो महाराणा कहते हैं कि भगवत दास जी आपके जो दादाजी थे पृथ्वीराज कछवा, उन्होंने मेरे दादाजी के इंटरव्यू यानी कि महाराणा सागर का इंटरव्यू बाबा के साथ भी किया था, और अब आप अकबर के साथ विलय करके बैठ गए हैं। ये बड़े शर्म की बात है, लेकिन चूंकि आयु में आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपको एक प्रस्ताव ये देता हूं कि मैं आपके झंडे के तले मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। आप झंडा बुलंद करिए, मुगलों से युद्ध करिए, मैं आपके झंडे में अंदर, आपके झंडे के अंदर में लड़ूंगा, ऐसा मेरा प्रस्ताव है। लेकिन भगवंत दास जी ने उसको अस्वीकार कर दिया और ये कह के वो चले गए कि भाई मैं समय प्रार्थी हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। चौथा अटेम्प्ट जो अकबर ने किया वो टोडरमल जी को भेजा। टोडरमल जी उनके फाइनेंस मिनिस्टर होते थे अकबर के। भाई जब अकबर ने देखा कि भाई महाराणा संधि प्रस्ताव से नहीं, अब आप देखिए कि 4 बार संधि प्रस्ताव भेजा है। महाराणा चाहते तो मान भी सकते थे, और इतिहास में तो गलत भी नहीं कहा जाता, क्योंकि वो तो स्वयं कह सकते थे मेरे पास तो संधि प्रस्ताव आया है, यानी कि सामने वाला खुद ही डर गया तो मैंने इसको मान लिया। लेकिन नहीं, उन्हें अपनी स्वाधीनता ज्यादा प्रिय थी। उन्होंने कहा था मैं कभी किसी मुगल के दरबार में सिर नहीं झुकाऊंगा, न अपनी किसी बेटी का विवाह करूंगा, अन्यथा मेरे कुल को दाग लगेगा। तो महाराणा ने सब ठुकराते हुए हल्दीघाटी युद्ध का उद्देश्य करते हुए, उद्घोष करते हुए युद्ध को लड़ा, ये सब हम जानते ही है। और आगे वो मुंतखब तवारीख में लिखता है अब्दुल कादिर बदायूनी कि हमारी बहुत सारी सेना मारी गई। हालांकि जो जनरल थे वो मेवाड़ के ज्यादा मारे गए थे, पर सेना उनकी ज्यादा मारी गई थी और उनके जो हालात थे वो बिल्कुल खराब हो गए थे। तो वो लिखता है कि भाई लास्ट में जब महाराणा हट नहीं रहे थे युद्ध भूमि से, तो हाकिम कासूर ने उनसे निवेदन किया कि महाराज आगे भी युद्ध की जरूरत पड़ेगी, आपके नेतृत्व की जरूरत पड़ेगी, आपसे निवेदन है कि आप यहाँ से जाएं और हमें ये तो आगे करने दें। क्योंकि जब उन्होंने मानसिंह के हाथी पे मर्दाना के ऊपर जो मानसिंह बैठा हुआ था, जब भाले से वार किया, तो आप सबको विदित है कि वो महावत के लगा था, महावत मर गया था और मानसिंह जी पौधे के अंदर दुबक के भी जान बचाई थी उन्होंने। और महाराणा जो है जब उतर रहा था उनका चेतक, तो हाथी के खून को समय में खंडा बांधा जाता था। खंडे में दोनों तरफ धार होती थी, सीधा होता था खंडा, तो खून में बंधा रहता था और तो खंडे से चेतक का पैर जख्मी हो गया था, जिसकी वजह से आप सबको पता ही है। उसके बाद भी चेतक ने अपने स्वामी भक्ति का पूरा प्रमाण देते हुए 22 फीट के नाले को कूद के महाराणा के प्राण बचाए। और बलीचा एक जगह पड़ती है जहाँ उसने प्राण त्यागे और शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे उनकी समाधि भी बनी हुई थी। तो हल्दीघाटी में उस समय प्रसंग आता है कि भी शक्ति सिंह जो थे वो गद्दार थे, वो मुगलों से मिले हुए थे, ऐसा गद्दार जेम्स टॉड लिखते हैं। उनकी बुक है एजेंट्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान वॉल्यूम 1, जिसको उन्होंने लिखा है कि जब महाराणा जा रहे थे तो पीछे से शक्ति सिंह आते हैं कि तो देखते हैं कि मुगलों के 2 सिपाही दिखा रहे हैं उनको पीछा करते हुए। तो कहते हुए उनका भाग को जान गया, उस समय उन्होंने पीछा करते हुए उन मुगलों के सिर काट दिए और अपना घोड़ा ओंकार जो है वो महाराणा को दे दिया कि भाई ये मेरा घोड़ा ओंकार है, भैया मुझे क्षमा करें और आप ये मेरा घोड़ा ले जाएं। तो ऐसा जनरल जेम्स टॉड लिखते हैं। और वो आगे लिखते हैं कि उसके बाद शक्ति सिंह जो है वो जहांगीर के डेरे में पहुंच गए और जहांगीर उनसे पूछता है कि भाई सच से बताइए आप हुआ क्या, तो मैं आपको करारदान दे दूंगा। तो वो जहांगीर से कहते हैं कि सर मेरे भाई थे और मुगल सिपाही के पीछे पीछे तो मेरा भाग में जा गया, तो मैंने उनको मार दिया और भैया को अपना घोड़ा दे दिया। लेकिन कर्नल जेम्स टॉड लिखते समय फैक्ट्स एंड फिगर भूल जाया करते थे, क्योंकि कर्नल जेम्स टॉड दारू के शौकीन थे, रात को दारू पीते थे और इतिहास लिखने बैठ जाते थे, और उनके जो सलाहकार थे यदि ज्ञानचंद वो भी दारू के शौकीन थे। तो वो उस समय किसकी क्या आयु है वो भूल जाते थे। तो उस समय अगर आप देखें तो जहांगीर की आयु मात्र 6 वर्ष की, मात्र 6 वर्ष, और हल्दीघाटी में जहांगीर भक्ति हुई। तो ये सारी बातें लिखी जाना है, क्योंकि शक्ति सिंह गए तो थे महाराणा के अकबर के दरबार में, एक दोस्त आया चारण कवि थे, उन्होंने कहा महाराज अगर आप क्या गया तो मैं कहना चाहूंगा। तो बोला जी बोलिए। तो उन्होंने कहा क्योंकि आज समय जब मृत्यु का समाचार अकबर के दरबार में मिला था तो उस समय अकबर भी चकित रह गया था। तो दुर्साहन ने कहा कि भाई महाराणा आपको नमन है, क्योंकि आप जीते जीते ही, तो जिंदा थे तब भी जीते और मृत्यु के बाद भी जीते, ऐसा उसने कहा। तो उस समय पृथ्वीराज राठौर जो बीकानेर के राजकुमार थे वो भी सभा में मौजूद थे। तो उन्होंने अकबर से कहा कि बादशाह जी अगर आपकी जाए तो मैं भी कुछ कह दूं। तो बोले आज भैया तुम भी कुछ बोलो। तो उन्होंने बोला माई एड़ा पूत जन जैड़ा राणा प्रताप, कि हे माँ ऐसे पुत्रों को जन्म दो जैसे राणा प्रताप। और अकबर सोतू उठ जीव राणे सांप, और अकबर सोते सोते ऐसे चकित होकर उड़ जाता है जैसे उसके सिराने सांप रखता हो। तो जय मेवाड़, जय महाराणा।
अच्छा, बड़ा खुशी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तनवीर ठाकुर, रिंकू ठाकुर, संदीप जी, योगेंद्र राणा जी, डॉक्टर अमित पाल सिंह जी और ठाकुर मैम ठाकुर, आप सबका योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया आज मुझे पत्र लेकर के आप युवाओं का सम्मान करने के लिए यहाँ बुलाया है। सबको बधाई, हार्दिक बधाई। इसी प्रकार से आप चलते रहेंगे तो हम लोग हमारे रात को युवाओं के ऊपर पहुँच जाएंगे। मुझे वो दिन याद है, इसी कटघर से सेंगर साहब, उनके पुत्र यहाँ पे हैं क्या? नहीं, सेंगर साहब आए मेरे पास में, बहुत सम्मानित थे, बहुत मेहनत करते थे और छत्रियों के लिए जान कुर्बान किया करते थे। वो मेरे पास आए, मुझसे बोले कि मेजर साहब, राजा भैया जेल में पड़े हैं और क्षत्रिय बंधु है, क्या कर रहे हैं आप बैठे हुए? मैंने कहा बोलो क्या चाहिए? कि क्षत्रियों को इकट्ठा करो और मीटिंग करना चाहते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि 10 दिन के अंदर हमने 25,000 क्षत्रिय इकट्ठे किए और टाउन हॉल में, मुझे पता नहीं आपका तो कौन था, टाउन हॉल में मीटिंग की जगह नहीं थी बैठने की कहीं भी, और जगह दी। जब जुलूस निकला है वहां पे कितना तूफान था कि तो फोटो देखना, मेरे पास फोटो है उसका पूरे जुलूस का। 25,000 थी वहां पे। कि मैं बधाई देता हूँ इसी कटघर के राजपूतों के ठाकुर साहब, सेंगर साहब की। आज उनका बेटा है पे नहीं है, मुझे पता नहीं क्यों नहीं। फिर बोले कि नहीं, ऐसे नहीं काम बनेगा, राजा भैया जेल में है, जेल से छुप के आए, बुलाओ, सम्मान करो उनका, क्षत्रिय माहौल बनेगा, हम लोग ऊपर उठा के पब्लिक देखेगी कि हमारा क्षत्रिय भाई यहाँ पे आया है और उसको जेल कराई थी और वह इतना बड़ा राजा है, उसका सम्मान हम कर रहे हैं। कैन यू बिलीव इट? वहाँ कम से कम 700 गाड़ियों में दिल्ली से मुरादाबाद पहुंचे और मेरा पार्क है महाराणा प्रताप पार्क, जो कि सेंगर ने बनवाया था, सेंगर ने महाराज नाम रखवाया था, उस पार्क में सभा हुई उनकी। और सभा में इतनी भीड़ थी कि जितने फूल पौधे सब लगे हुए थे सारे तोड़ कर डाल के इतना बढ़िया पार्क मैंने सजाया था। 10 लाख रुपए खर्च करे थे उस पार्क में, विधायक निधि से मैंने, और सारे फूल पौधे खत्म, सब बिल्कुल, बाहर भी गाड़ियां, अंदर भी गाड़ियां, इधर भी गाड़ियां, उधर भी गाड़ियां। मोहल्ले वाले परेशान हो गए, बात विकास वाले, क्या हो गया। और उस टाइम पे मुझे पता नहीं, आप में तो कोई था नहीं था, हाँ थे, हाँ था, ये थे। ऐसे नहीं जुड़ेगा, ऐसे नहीं जुड़ेगा। बोल तो हो, पुलिस खड़ी हो, छतरी पिट रहे, अब तो गंजा लगे बाहर, अंदर बैठी वो दरवाजे में या एयर कंडीशन में, नहीं होगा, सहन नहीं करेगा कोई छतरी। कहेगा साहब क्यों हमारी कमरे लाल कर दिया, मैं बार बार करके, मैं मालूम है जब से शुरुआत करी हमने राजनीति। ये बैठे हैं हमारे गुरु, ये बोलते जाओ तैयार हो गए, जाओ अटल जी जा रहे हैं, अटल जी की रैली हो रही है, जाओ फौरन जाओ। झंडा लगाने जा रहे थे हम लोग झंडा लगाने जा रहे थे श्रीनगर में, रास्ते में गोली चल गई। चेतन चौहान कहने लगे क्या होगा मेजर साहब? मैंने जो पूछ ली कितना हुआ, कि 2 बसें मर गई, 2 विधायक मर गए और कम से कम 9 आदमी मर गए, क्या करें? मैंने आगे चलो। मैंने चेतन चौहान को गाड़ी में बैठाला, डीआईजी से मिला, मैंने कि कहाँ लग रही है पुलिस पूरी, तो भरी हमारे पास गोली रही है और हमारे विधायक की गोलियां लगी है, 2 विधायक मर गए। का अवसर नहीं है, जो मेरे मन में विचार थे वो मैंने आप लोगों को अवगत कराए, और इसी के साथ मैं सभी बंधुओं का स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। एक दीपक को जलाकर देखिए, और ये दीपक जहाँ क्षत्रिय अभी ने जलाया है, मैं समझता हूँ कि इसकी रोशनी और सुगंध और उजाला दोनों ही पृथ्वी में करती रहेगी। और हमें किया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं और निवेदन करते हैं कि भविष्य में जो भी कार्यक्रम हो आप समय से आइए। अगर आप क्षत्रियत्व का मान रखते हैं तो समय से आइए, इतने लोग आपकी प्रतीक्षा करते हैं, और अगर मंच समय से नहीं आएगी तो निश्चित रूप से सारे क्षत्रियों का आप अपमान कर रहे होंगे। समय से आइए, आयोजकों को भी समय से 1 घंटे पहले पूर्व पहुंचना चाहिए। हमारे क्षत्रियों ने, हमारे महापुरुषों ने हमें समय की सीख दी थी, हमने वही बोला दी, इसलिए आज हमारा पतन का कारण बना हुआ, पूरे देश का पतन का कारण बना हुआ है। प्रतीक मंदिरा है,
कि कार्यक्रम 1.5 घंटे 2 घंटे लेट शुरू होते हैं। आयोजक भी घर से नहीं निकल कर आते, क्योंकि वो श्रोताओं की नब्ज को पहचानते हैं। लेकिन आयोजन क्यों कर रहे हो? करो ही मत। अगर आयोजन करते हो तो आयोजकों को सबसे पहले व्यवस्थाओं से जुड़कर समय से पहुंचना चाहिए और अपने अतिथियों को बाध्य करो कि आप समय से आइए। रात को भी फोन करो, सुबह को ही फोन करो कि आपको समय से पहुंचना है। और क्षत्रिय का जो कार्यक्रम है वो विलम्ब से नहीं होता है। जो अब तक ये संकेत जा रहा था कि बहुत देर, मुझे भी यहाँ करीब बस देखते हुए हो गया, बहुत देरी से कार्यक्रम होते हैं। कार्यक्रमों के हमने हमारे महेंद्र और बाकी युवा छत्री जो लोगों ने आज आह्वान किया सौर दिवस मनाने का, उनको विशेष रूप से बधाई। और ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में संचालित हो रहा है। लग रहा है कि कोई कार्यक्रम हो रहा है जो समय से चालू हो गया और समय से ही समाप्त हो जाएगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। जिसका सब लोगों पर असर होना चाहिए, समय से आना चाहिए और समय से जिस कार्यक्रम समाप्त होगा तो उसका और बढ़िया लुक होगा, बढ़िया लगेगा। और आज जो सौर दिवस मनाया जा रहा है और जो युवा टीम ने इसका प्रयास किया है, बहुत भ्रांति पैदा कर दी गई। हमारे राजपूतों को नीचे कर दिया गया और मुगल लोगों को ऊपर कर दिया गया। इस आयोजन से, ऐसे आयोजनों से हमको ये लगेगा कि हम कहाँ थे, जो हमको नीचे दिखाया गया और हमारी पीढ़ी को वो कर दिया कि समाप्त करने के लिए तमाम प्रयास करे गए। मुगलों ने अनेक प्रयास करे, इतिहास ने भी तमाम प्रकार की योजनाएं बनाई जिससे हम लोगों ने शासन किया इतने साल, इतने वर्षों शासन किया। आज हमारा पतन का कारण भी यही है कि हम एक तो संगठित नहीं है, समय से नहीं इकट्ठे होते, और सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है आपसी एकजुटता। हम आप आपस में जब एकजुट हो जाएंगे, एक आह्वान होगा, सब लोग इकट्ठे होंगे, तो उसका समाज में बहुत अच्छा संदेश जाएगा। यहाँ भी अब क्षत्रिय इकट्ठे होने लगे हैं और इसका प्रमाण भी आपको दिख रहा है। पहले बीच में हम लोग संगठित नहीं थे, अब थोड़ा सा हम संगठित हुए हैं, तो उसका राजनीति भी प्रभाव पड़ रहा है, हमारे समाज में भी प्रभाव पड़ रहा है और हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ रहे हैं। क्यों नहीं आ रही आपको ये यार? पुष्टता नहीं है क्योंकि मिटा दिया गया। मुगलों ने उन सब बातों को क्षत्रिय की मिटाया जिनसे भारत के क्षत्रियों का इतिहास जाना जाता था। अपने मतलब की बात रखी। तो वहाँ एक पंडित जी थे, उनसे पूछा कि भाई ये सब इतने लोग मर गए, बड़ा त्राही हो गया। उसके बादशाह के यहाँ मैंने कहा कि तुमने ये शिव जी का मंदिर है, सिद्धपीठ है, उनको तोड़वाया इसलिए मर गए, इसे ठीक कराओ। तो बादशाह ने किसी की नहीं सुनी और ठीक कराया, सब चला, उसका राज्य और आगे बढ़ा। लेकिन बाद में जो और मुस्लिम आए, वहाँ पहले हिंदू लोग जाते थे, तीर्थस्थल करते थे, लेकिन बाद में उसको उन्होंने काबा नाम दिया। और जो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं वो उसको चूमते हैं जाकर, और भारत में मूर्ति पूजा का मंदिर का विरोध करते हैं। ऐसा क्षत्रिय का गौरवपूर्ण इतिहास जिन्हें विश्व में बहुत कुछ दिया है। कंबोडिया का ओंकार का जो मंदिर है, ओंकार वाट का, विष्णु भगवान जी का, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, वो भी क्षत्रियों का बनवाया हुआ था। मैंने खुद देखा वहाँ जाके, और वहाँ वो प्रमाण देखे कि क्या बढ़िया आज पूरी रामायण पूरी हुई है। कभी जाइए, बच्चों को भी भेजिए वहाँ। काम किया है और आज भी कर रहे हैं, लेकिन अपनी उस परंपरागत क्षत्रिय की चेतना को, स्वाभिमान को कहीं हमने भुलाया अवश्य है। इसलिए कौन थे, क्या हो गए हम, और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर सब विचारें। ये समस्याएं सभी मैथिली गुप्त ने क्षत्रियों के बारे में, अपने देश के बारे में लिखा है। क्योंकि इस देश का इतिहास, ये पूरे विश्व का इतिहास क्षत्रियों के वैभव का, राष्ट्रीय स्वाभिमान का इतिहास है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भाई सम्मान के साथ आदरणीय अरविंद कुमार जी को, जिनकी वो व्यक्तिगत रूप में बहुत समय का अनुपालन करते हैं, यानी समय का अनुपालन करते हैं कि बांसुरी की जिंदगी से सीख ले आदमी
बांसुरी की जिंदगी से सीख ले ये आदमी कि जख्म सीने में भले हों, गुनगुनाना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। आदरणीय अरविंद तुम्हारा कैसे खिंच जाएगा? छतरियों के उस जगह पर झंडा लगा कर लाल किले में आई, तो आज तक किसी ने झंडा नहीं लगाया। मेरे भाइयों, विधानसभा में मारपीट हुई, राजा भैया बोले क्या कर रहे हो, इकट्ठे करो छतरियों को, सब विधायकों को। हम और राजा भैया दोनों लोग पहुंच गए, माए कात पे लेके पहुंचे, मार मार के भूत बताया, सारे भाग गए दूसरी को तो दूसरे भाई। तो इस तरीके से काम होता है। छतरी नहीं जुड़ता ऐसे जब तक कि आप उसके पीछे नहीं लगोगे, उसके साथ जाओगे, उसके घर में बैठ कर रोटी खाओगे, खाना खाओगे, रूखा सूखा गरीब आदमी उसको ऊंचा उठाने का प्रयास। ये मैं कह रहा हूं, आज हम लोग महाविभूति महाराणा प्रताप का वर्ष हो गए, 18 जून को उनको याद कर रहे हैं। बड़ा शुभ अवसर है कि 447 साल बाद हम लोग आज याद कर रहे हैं। इसके बीच में क्या हुआ मैं आपसे मालूम करना चाहता हूँ। 447 वर्ष हो गए, उसके बीच में कुछ हुआ नहीं हुआ। कोई क्षत्रिय ऐसा आया जो हमारे बीच में लड़ सका हो, किसी क्षत्रिय ने नाम कमाया हो, कोई ऐसा क्षत्रिय रहा हो जो महाराणा प्रताप की तरह उनसे कम होकर के बीच में आया हो 447। अगर किसी को मालूम है, कोई जानता है तो मुझे खड़े होकर बताए। 447 के बाद में हम तो याद तो कर रहे हैं, मगर ऐसा कौन सा वाक्य हुआ है जहां पर हमारा वीर क्षत्रिय खड़ा हुआ है और वीर क्षत्रिय खड़ा होकर के उसने कहा है मैं हूं तुम्हारे बीच में, पूरे भारत की रक्षा करूंगा। नहीं आया, मगर आप लोग को याद दिलाता हूं ऐसी बात। हम लोग मौजूद थे, 4 राजपूत रेजिमेंट थी, 2 कुमाऊं रेजिमेंट थी और हमारा डोगरा रेजिमेंट थी। सारे मारे गए और 150 जवान मुस्लिम लोग मारे गए। परंतु मारे जब गए, जबकि हमारा एक क्षत्रिय महाराजा अकबर के साथ में मिला और मिलने के बाद में हमारे महाराणा प्रताप के अगेंस्ट में युद्ध किया। नहीं तो अकबर की हिम्मत नहीं थी, अकबर बहुत डरा हुआ था। अकबर ने कह दिया कि जब तक के भाई क्षत्रियों को साथ न लेंगे, क्षत्रिय साथ नहीं आएंगे, तब तक मैं जीत नहीं पाऊंगा। मैं बहुत डरा हुआ हूं, 3 बार मुझे ये हरा चुके हैं। और उसी युद्ध में बेचारे महाराणा प्रताप घायल हुए। 57 वर्ष की उम्र में उन्होंने प्राण त्याग। आज हम 447 वर्ष बाद उनको याद कर रहे हैं और याद करने के बाद में ये प्रेरणा है। वाकई में किसी भाई ने बोला था कि अपने बच्चों को बताना है, ये तो विजुअल से आपने दिखाना है, महाराणा प्रताप की पिक्चर देखते, लड़ाई सब कुछ दिखाते हैं उन लोगों को, और दूसरा ऑडियो तरफ से इस तरीके से दिखाते हैं। अपने बच्चों में प्रेरणा रखनी है। मेरे भाइयों, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि अपने हर घर में महाराणा प्रताप का एक फोटो लगाएं और बच्चों को बताएं कि ये महाराणा प्रताप है। अगला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, हम लोगों को बहुत जागृत होना है। हम लोगों में बहुत कमी है। एक बार मुझे याद है कि पूरे हिंदुस्तान की राजपूत सभा हुई थी दिल्ली में। तो साफ हो जाएगी, हमारी सरकार खत्म हो जाएगी, इसलिए राजपूतों की ताकत को नीचे दबा कर। मेरे भाइयों, यही नहीं, आज भी देख लो, हर जगह देख लो, राजपूतों का दबाने का हर प्रयास किया जा रहा है। मुझे बता रहे हिंदुस्तान में इतने गवर्नर बने हुए हैं, एक राजपूत है कोई यहाँ पे जाकर मुझे बता रहा है। हिंदुस्तान में चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं स्टेटों के, एक चीफ मिनिस्टर है, वो भी कैसे है आपको ये भी बताता हूँ। जब चीफ मिनिस्टर का सुझाव हुआ उत्तर प्रदेश में, हम बाहर खड़े हुए थे, हमको आज बोला एक महानुभाव ने, लीडर ने, भाई मेजर साहब जैसे बसें लाओ, छत्रियों को इकट्ठा करो, छत्री आएंगे तभी ये बन पाएगा बाबा, नहीं तो शुरू कर या चला गया। अब चला गया नहीं चला गया दूसरी बात, जब तक तो परसों नहीं करोगे कोई सुनने वाला नहीं है। परसों करना है, आप युवा हैं और गढ़गढ़ क्षेत्र के सारे लोग मिल करके यहाँ पे भिड़ जाएंगे तो यूनिवर्सिटी यही बनेगी, महाराणा प्रताप के नाम से यूनिवर्सिटी।
मेरे भाई। और दूसरा है कि एक सम्मान दिवस युवकों की ओर से आप कर सकते हो, मुझे मालूम है। जितने बुजुर्ग लोग हैं, चाहे किसी भी जात के हैं, अपने आप से प्रेरणा लो। तैयार किया था हमने पूरा, सब कुछ तैयार होने के बाद में अभी पोस्टपोन कर दिया था। यहाँ पर जो उत्तराखंड के गवर्नर रहे थे बॉम्बे में, वो आने के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा मैं आऊँगा, आप सम्मान दिवस बनाइए बुजुर्गों के लिए। तो अच्छा मैसेज जाएगा कि युवा छात्र यहाँ के जो 25-25 हजार लोग युवकों को जोड़ सकते हैं, एक बुजुर्गों का सम्मान कर रहे हैं। बुजुर्ग आए हुए हर एक को माला पहना के सम्मान करना है। आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक जगह बैठा करके एयर कंडीशन हॉल में दिलवा दूंगा, सब कुछ मैं करवा दूंगा। आप सम्मान करिए, आपका नाम जाएगा। और ये क्षेत्र वाले कर सकते हैं और कोई नहीं। संगठन इतने बने हुए हैं हमारे क्षत्रिय महासभा के, इतने संगठन बने हुए हैं कि हर एक जिले में और एक तहसील में 4-4, 5-5 घंटे सारे अध्यक्ष हैं। कोई अध्यक्ष है, कोई महामंत्री है, कुछ है, मगर उनसे कुछ नहीं होता। मैंने बताया ना, जब तक कि आप लोग ताकतवर नहीं होंगे तब तक नहीं होगा। तो ऐसा करिए, अच्छा मैसेज जाएगा और आपका वहाँ पे हम सहयोग देने के लिए आपके पास तैयार है। महाराज प्रताप, महाराज प्रताप, महाराज प्रताप। धन्यवाद। अरविंद सिंह जी, ये हमारे चेतन चौहान जी, अरविंद सिंह जी, डॉक्टर अमित पाल सिंह, जाएगा उस एक दीपक से जगह की रोशनी की विश्व सारा ज्योति राणा प्रताप की इस स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में हम छत्तीसगढ़ सभी को मेरा नमन। क्योंकि 10 मिनट का तो समय है, मैं बड़ी खास बात कह दूंगा जिससे कि आप आराम से कुछ बात जानकारी हो जाए। मैं सबसे पहले, क्योंकि थोड़ा कार्यक्रम चल के आज फादर्स डे है, यहाँ जितने भी सदन में बैठे हैं कुछ फादर हैं, कुछ ग्रैंड फादर भी हैं, तो इस अवसर पर फादर्स डे की सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत। दूसरी चीज साथियों, हम सभी याद करते हैं बंधुओं ने, महाराणा प्रताप ने बलिदान दिया, अगर उनको भी नमन न किया जाए तो ये हमारे पार्टी का अपराध होगा। तो इस अवसर पर महारानी लक्ष्मीबाई के चरणों में नमन करते हुए उनको भी नमन करता हूँ। और बहुत तीसरी बात साथियों, ये मैं बात कहूँगा कि आज हम ये हल्दी घाटी का शौर्य दिवस मना रहे हैं, ठीक है। हल्दी घाटी के शौर्य दिवस पर कितने लोगों ने कहिए कि बलिदान दिया, कुर्बानियाँ दी, अगर हम उनको भी नमन न करें तो ये हमारे लिए अपराध होगा। तो इस अवसर पर मैं उनको भी नमन करना चाहूँगा और आपसे अनुरोध करूँगा उनको भी नमन करें, क्योंकि उन्होंने देश के लिए ही और समाज के लिए ही कुर्बानी दी। साथियों, यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम हुए हैं, कार्यक्रम आयोजन हुआ है।
यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम मैंने देखे हैं और इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि इतने शॉर्ट टाइम पर इतना सुंदर आयोजन किया। निश्चित तौर पर देवेंद्र सिंह की टीम पूरी बधाई के पात्र है। और इस अवसर मुझे कहने में ये भी संकोच नहीं है कि युवा पीढ़ी ने कम से कम उत्साह दिखाया है और एक कार्यक्रम करने का जज्बा दिखाया है, इसके लिए भी ये बधाई के पात्र है। क्योंकि इस अवसर पर मुझे ये कहने में भी संकोच नहीं है, क्योंकि निश्चित तौर पर पहले 1568 में ऑलरेडी चित्तौड़ का विध्वंस हो चुका था। जब राज्याभिषेक हुआ है तो उन्हें क्या मिला था? सिर्फ गोगंदा की थोड़ी सी 450 वर्ग किलोमीटर की पहाड़ियाँ, उसके बाद चित्तौड़ का विध्वंस और उसे जितने भी हमारे राजपूत से उनकी जो है जो उनकी विधवाएं हो गई थी, उनका जो वो सारा सब कुछ मिला और हमारी जो जौहर भी मिला, ये उनको मिला था। साथियों, युद्ध जो जीते जाते, जहाँ तक यह बात है, मैं इस अवसर पर ये आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जहाँ तक हल्दी घाटी के बहुत अच्छा वर्णन हो चुका है। लड़ाई जो है, जहाँ तक देवेंद्र सिंह ने बताया, इन्होंने भी बताया कि इन्होंने जो है छापा मार युद्ध, जिसे गुरिल्ला वारफेयर कहते हैं, उससे ये लड़ाई जीती गई। क्योंकि मुगलों की सेना ज़्यादा थी और इनकी महाराणा प्रताप की सेना कम थी। ये प्रेरणा किसने दी, इसके लिए मैं आज भी उनको नमन करता हूँ और हम सबको याद रखना चाहिए। उसके लिए पृथ्वीराज राठौर और कुंजा नरपत राणा, उन्होंने महाराणा प्रताप को ये सलाह दी थी कि इतनी बड़ी सेना से आप युद्ध नहीं जीत सकते हैं, लिहाजा आप ये रणनीति अपनाइए। और उन्होंने वो रणनीति अपनाई और उसमें विजय पाई। इसके लिए वो दोनों ही बधाई। का धन्यवाद, आप सबने इतना बहुमूल्य समय निकाला और आज आप हल्दी घाटी शौर्य दिवस के रूप में इसको मना रहे हैं। 18 जून 1576 को ये युद्ध अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अकबर उस युद्ध में नहीं था, अकबर कभी महाराणा प्रताप के सामने नहीं आया। तो हमारे जो पूर्वजों का इतिहास है, जो उन्होंने अपने रक्त से लिखा है, हम उसको नमन कर रहे हैं। इतिहास किसी इंक से या किसी स्याही से नहीं लिखा जाता है, इतिहास को रक्त से लिखा जाता है, अपने खून से लिखा जाता है। और उन्होंने अपने खून से इस इतिहास को लिखा है, इसलिए आज हम सब इस इतिहास को नमन कर रहे हैं। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। देखिए, महाराणा प्रताप की जो बड़ी माता थी, उनका नाम था रानी धीरबाई भटियाणी। वो अपने पुत्र जगमाल को राजा बनाना चाहती थी, लेकिन उस समय राजतंत्र हुआ करता था। आप जानते हैं कि जो ज्येष्ठ पुत्र होता था राजा का, उसकी जो रानी से जो गर्भ से जन्म लेता था, उसको राजा बनाया जाता था। लेकिन महाराणा प्रताप के अंदर ऐसी क्षमता थी, उनके अंदर ऐसे गुण थे, उनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता थी कि वहां की मेवाड़ की राजा ने उन्हें प्रजा ने उन्हें राजा बनाया। ये उनके अंदर एक बहुत बड़ा, और भगवान राम की तरह उनका चरित्र था, भरत की तरह उनका त्याग था कि उन्होंने अपने सारे राजपाट को त्याग कर भीलों के बीच में जाकर रहे और एक ऐसी सेना तैयार की जिसने अकबर की सेना को नाको चने चबा दिए। उसको हम नमन कर रहे हैं। और इतिहास अगर आप देखिए, हम चेतक को भी नमन करते हैं आज के दिन, जिसने महाराणा का पूरा साथ दिया और महाराणा के प्राण की रक्षा करने के लिए उसने 40 फीट लंबे नाले को पूछा और अपने प्राणों की बलि देते हुए उसने महाराणा प्रताप के प्राणों की रक्षा की। हम अकबर को भी नमन, उस महाराणा प्रताप के उस घोड़े को नमन करते हुए, और जो अकबर ने हाथी जो बंदी बनाया था महाराणा प्रताप को, उसका नाम राम प्रसाद था। भाई साहब, राम प्रसाद नाम था उस हाथी का। हम उस हाथी को भी नमन करते हैं जिसने 40 दिन का व्रत रखा और 40 दिन के उपवास रखने के बाद उसने अपने प्राणों को त्याग दिया, लेकिन उसने अकबर की स्वाधीनता को स्वीकार नहीं किया। अकबर को उस दिन यह आभास हो गया था कि जिस महाराणा प्रताप के हाथी को मैं नहीं झुका सका, वो महाराणा प्रताप मेरे आगे क्या झुकेगा। और आप जानते हैं श्री रामचरितमानस में, अगर आप जटायु का उदाहरण दें, महात्मा जटायु, आप देखिए महात्मा जटायु गिद्धराज जब रावण सीता का हरण करके दक्षिण की ओर ले जा रहा था लंका की तरफ, तो महात्मा जटायु जानते थे कि ये त्रिलोक विजेता है, कोई साधारण पुरुष नहीं है ये, लेकिन उन्होंने युद्ध को चुना। वो महात्मा जटायु उससे लड़े और लड़ने के बाद में अपने प्राणों की आहुति दी। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत ही सुंदर दोहा लिखा है कि अविरल भक्ति मांगवर गीत गयो हर जाम, ताकि क्रिया जतोचित निज कर की निराम।
जटायु ने भगवान की गोद में जटायु ने जब अपने प्राणों का त्याग किया तो भगवान ने अपने पिता की तरह उनका अंतिम संस्कार किया और अविरल भक्ति का वर मांगा। आज आप देखिए कितना बड़ा अदम्य साहस कि उसने उस भारतेश्वरी की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान किया। तो इसी तरह से हम उन पशु पक्षियों को आज आप ये इस मिट्टी से पैदा हुए हैं उनको नमन करते हैं और उन सभी वीर क्षत्रिय पुरुषों को नमन करते हैं जिनकी वजह से आज हम इस गौरव का गाथा का गान हम इस सभागार में कर रहे हैं। और आप इतने सारे क्षत्रिय एक आवाज में इकट्ठे हो गए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए मैं एक शेर किसी शायर ने लिखा है कि कुछ लोग हार कर भी जीत जाते हैं और कुछ लोग जीत कर भी हार जाते हैं। नहीं आते अकबर के बुत कहीं नजर, राणा के घोड़े हर चौराहे पर नजर आते हैं। आप सभी मेरे साथ जय घोष करेंगे। भारत माता की, भारत माता की जय भवानी, जय भवानी, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, क्षत्रिय एकता, क्षत्रिय समाज, क्षत्रिय एकता, जय हिंद, जय भारत, जय महाराणा, जय क्षत्रिय समाज। सवाल पूछेंगे जी। आज महाराज प्रताप जी के बारे में कुछ बताया गया है, क्या प्रोग्राम है? ये कार्यक्रम ये विश्व की अद्वितीय घटना है जिसे हल्दी घाटी युद्ध के नाम से जाना है। एक तब समस्त हिंदुस्तान का बादशाह अकबर, वास्तव में वो सम्राट कहते हो, सम्राट का शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, बादशाह का नाम, और एक छोटी रियासत मेवाड़ का राजा। सब प्रभुता की लड़ाई थी, स्वाभिमान की लड़ाई थी। 4 बार प्रस्ताव भेजने के बाद अकबर ने 4 बार प्रस्ताव भेजे, संधि कर दो। संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब है आदर पूर्वक हमारी गुलामी स्वीकार करो, आदर पूर्वक हमारी गुलामी स्वीकार करो। ये बहुत सारे रहमान सिंह ने कहा, राजा भगवान सिंह ने कहा, बहुत सारे राजाओं ने ये गुलामी व्यवस्था करी। देवेंद्र सिंह ने इसे विलय का नाम दिया, लेकिन वो विलय ने गुलामी स्वीकार। महाराणा प्रताप से कहा कि आप हमारी दास्ता स्वीकार कर लो, हम कभी बहुत कुछ देंगे। इसके परिप्रेक्ष्य उसने कहा कि हम एक युद्ध भी स्वीकार किया। महाराणा प्रताप ने युद्ध को स्वीकार किया क्योंकि वास्तव में राष्ट्र को प्रेरणा जाना चाहिए। उस वक्त जो था हिंदुत्व सोया हुआ था, ये नहीं था, प्रश्न था हिंदुत्व को जगाने का। जैसे इसके बाद शिवाजी ने जगाया था, उससे पहले महाराणा प्रताप ने हिंदुत्व जगाया कि हम एक बड़े आदमी का मुकाबला कर सकते हैं, वही ईश्वर नहीं हो सकता। हम छोटे हैं लेकिन हम टक्कर ले सकते हैं। और उसके हाथ में महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, और उस हल्दी घाटी के युद्ध में एक छोटी सेना एक बड़ी सेना टक्कर दी। लेकिन ये देखिए, वो छोटी सेना बड़ी सेना की टक्कर में वो छोटी सेना ने बड़ी सेना को परास्त कर दिया। इतिहासकार कुछ भी कहे, कोई मतलब नहीं होता। अभी सभागार में भी ये बात कही गई कि जब आदमी को जीत जाता है तो शासन करता है, समझौता नहीं करता। और अकबर ने शासन नहीं किया, पीछे हट गया। हल्दी घाटी का युद्ध एक ऐसा युद्ध था, अदम्य साहस का युद्ध था, बलिदान का युद्ध था। एक सेनापति ने अपने राजा को बचाने के लिए अपनी त्याग कर दिया। एक ऐसे भूख जानवर का युद्ध था, चेतक का, जिसने अपनी स्वाभिभक्ति प्रकट करने के लिए सभी के नाले को कूद के जान दी। एक ऐसे भाई का भी एक युद्ध था, शक्ति सिंह का, जो दुश्मन सेना के साथ था। लेकिन जब उसने देखा कि मेरा भाई संकट में है, तो उसने जो है उसको छोड़कर और सीधा महाराणा प्रताप का साथ दिया और 2 सिपाहियों मारकर और अपना घोड़ा ले जाया कि जाओ महाराणा तुम जाओ
और सुरक्षित हो। ये हल्दी घाटी को शौर्य दिवस के ऊपर बात, ये जो हमारी टीम है इससे पहली बार मेरे ख्याल से बात कहता थे जहाँ तक मुझे याद आता है किसी ने हल्दी घाटी शौर्य दिवस मनाने का काम नहीं किया। महाराज प्रताप का जन्म मनाने की करा, महाराज प्रताप के नाम का और भी बहुत सारे कार्यक्रम हुए, लेकिन किसी ने शौर्य दिवस की कल्पना नहीं की। निश्चित रूप से ये हमारी टीम इसके लिए बधाई। जी, आपका शुभ नाम? अरविंद सिंह जी। आज जो कार्यक्रम हमारा हल्दी घाटी में पर हुआ है, ये युवा पीढ़ी है हमारी। महाराणा प्रताप राष्ट्र नायक, इसके हल्दी घाटी का जो युद्ध था, तो युद्ध को इतिहास में या वैसे लोगों ने गलत तरीके से उसको खोजा लगाना, कभी भी महाराणा प्रताप ने इस युद्ध को कभी भी इसमें हार नहीं मानी, हमेशा इसको जीता। लेकिन इसमें अकबर का जिक्र और इनका जो करते हैं वो व्यर्थ है, और महाराणा प्रताप जी ने इसको जीता। मेरा नाम ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा है, मैं उत्तर प्रदेश करने से नगर अध्यक्ष हूँ। आज बड़े भाई आदरणीय देवेंद्र सिंह जी ने प्रेरणा दी हम सभी युवाओं को, युवा इकाई को, कि 18 जून को हम पूरा विश्व जो हल्दी घाटी शौर्य दिवस के रूप में मना रहा है, तो इस संबंध में एक कार्यक्रम, एक गोष्ठी हमने आयोजित की थी कैप्टन हाउस में। तो आज वही कार्यक्रम जो कि जगन्नाथ सरस्वती शिशु मंदिर में किया था। और 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, उसमें अरविंद भाई साहब ने कहा अकबर किसी युद्ध में महाराणा प्रताप के सामने नहीं है। वो सेनापतियों को भेजता था, उसने आमेर के राजा मान सिंह को भेजा, उसने बहलोल खान को भेजा इस युद्ध में। और आप देखिए कि इतना अदम्य साहस के महाराणा प्रताप ने अपनी तलवार से बहलोल खान और उसके घोड़े को 2 टुकड़े कर दिए, तो हिस्सों में बांट दिया। इतना विद्युत की तरह तेज उनका जो बाढ़ था, और जो चेतक की दौड़ने की जो शक्ति थी, आप बिजली की तरह के बहलोल खान के बराबर में जब चेतक निकला तो उसे अचानक से लगा कि कोई हवा का झोंका आया और चला गया, देख नहीं पाया वो। आज मतलब इतिहासकारों ने ये लिखा है, और आज हम उसी इतिहास को नमन कर रहे हैं। आज सभी क्षत्रिय बंधु यहाँ एकत्रित हुए, हमारे सभी बुजुर्ग क्षत्रिय समाज के एकत्रित थे, पंचासीन थे। तो आज और सामने युवा पीढ़ी बैठी थी, तो मुख्य वक्ताओं के द्वारा उस इतिहास को बताया गया। और मैं सभी से निवेदन करता हूँ, आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि आने वाले समय में हम इन उत्सव को बढ़ चढ़ कर मनाएं, अपनी आने वाली संतानों को बताएं, अपनी पीढ़ियों को बताएं, ताकि इतिहास की जानकारी हो उन्हें और वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकें। योगेंद्र राणा जी, मेरा एक सवाल है कि बहुत सारे महान पुरुष हैं हमारे, उनके जन्मदिन बहुत ही बड़े स्तर पर मनाए जाते हैं, सरकार की तरफ से भी और जनता और समाज की ओर से भी। और महाराणा प्रताप जी का आज तक मैंने मुरादाबाद के अंदर कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं देखा, ऐसा क्यों? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। और इस बार हमने क्षत्रिय महासभा ने हम ये मांग उठाई थी कि उनके जन्म दिवस पर 15 मई को आप सभी एक ऐसा अवकाश घोषित किया जाए सरकार की तरफ से, और बड़े स्तर पर इस जन्मदिन को मनाया जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं सरकार की भी थोड़ी सी नाकामी है कि वो ऐसा नहीं कर पा रही है। कि महाराणा प्रताप, देखिए, आप स्वयं के लिए नहीं लड़े थे, महाराणा प्रताप दूसरों के लिए लड़े थे, अपने देश के लिए लड़े थे। आज अगर उनका नाम हम गर्व से लेते हैं तो इसमें बहुत बड़ा त्याग, तपस्या और बलिदान है उनका। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि महाराणा प्रताप के जन्मदिन को बढ़ चढ़ कर मनाना चाहिए। हम 100-200 क्षत्रिय समाज के लोग एकजुट होकर महाराणा प्रताप चौक पर माल्यार्पण कर देते हैं, इसके अलावा और कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं होता। ये बात सही कह रहे हैं, लेकिन भविष्य में ऐसे पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी। हम इसमें प्रयास करेंगे कि इस दिन को भी बढ़ चढ़ कर मनाया जाए। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से इस प्रोग्राम को मनाने के लिए क्या अपील करेंगे? हाँ, हम क्षत्रिय समाज की तरफ से, और मैं स्वयं करणी सेना का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं ये एक प्रत्यावेदन सरकार के लिए दूंगा। आदरणीय पूर्व मंडल अध्यक्ष जी बड़े भाई अरविंद कुमार सिंह जी बैठे हुए हैं, मैं आप सरकार में हैं, मैं निवेदन करूंगा। और एक प्रत्यावेदन हम मुख्यमंत्री जी के लिए और माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के लिए भी दिलवाएंगे कि 15 मई को जो महाराणा प्रताप का जन्मोत्सव मनाया जाता है, इस जन्मोत्सव को बड़े स्तर पर मनाया जाए, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाए, और एक दिन के अवकाश की घोषणा भी हम सरकार से करते हैं। और आज इस सरस्वती के प्रांगण में हमने हल्दी घाटी
शौर्य दिवस के रूप में आज का दिन, आज का पर्व मनाया है। मैं समझता हूँ मुरादाबाद के इतिहास में ये पहली बार युवा छत्रियों के द्वारा मनाया गया ऐसा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में सभी लोगों ने इस कार्यक्रम को प्रत्येक वर्ष बहुत उत्साह और बहुत उत्तेजना के साथ मनाने का आह्वान किया है। भारी संख्या में यहाँ छत्रियों ने अपना योगदान दिया और इस पर्व को बहुत अनुकरणीय ढंग से मनाया। मेरा नाम तनवीर सिंह। आज हम क्षत्रिय युवा इकाई ने एक नई पर्व को मनाने के लिए सोचा है, जिसमें कि हल्दी घाटी शौर्य दिवस के रूप में जो पर्व आज हमने मनाया है, हम लोगों ने मनाया है और इसमें सभी क्षेत्र के हमारे सारे सम्मानित क्षत्रिय बंधु सब एकत्रित हुए हैं। मैं उनका सब हृदय की गहराइयों से उनका हार्दिक अभिनंदन समर्पित करता हूँ। ज़्यादा लंबा मत कीजिए, बहुत कम बोलेंगे। क्षत्रिय युवा इकाई मुरादाबाद के द्वारा हल्दी घाटी शौर्य दिवस के रूप में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया डिप्टी साहब जगन्नाथ सिंह स्कूल में, और मुरादाबाद के और पास के सभी क्षेत्र के लोग यहाँ पर आए, एकत्रित हुए और विश्व इतिहास में जो हल्दी घाटी शौर्य का संकलन है उसके बारे में एक आज कार्यक्रम हुआ। तो मैं इसके संबंध में 2 ही पंक्ति कहना चाहूँगा। महाराणा प्रताप जी के विषय में ये एक युद्ध हुआ था, उन्होंने बहुत विशाल युद्ध किया। कि महाराणा प्रताप जी के विषय में मैं 2 पंक्ति कहना चाहूँगा कि भरत वंश की धरा के ऊपर राणा शाह बलवान नहीं। भारतवर्ष का नाम महाराजा दशरथ जी के पुत्र के नाम पर, भरत के नाम पर पड़ा, तो कहते हैं कि भरत वंश की धरा के ऊपर राणा शाह बलवान नहीं और स्वाभिमान में जंगल भट गए ऐसा कोई इंसान नहीं। चौड़ी छाती सिंह की भांति, चौड़ी छाती सिंह की भांति वाला कोई इंसान नहीं और स्वाभिमान में जंगल भट गए ऐसा कोई इंसान नहीं। जय महाराणा। मैं देवेंद्र सिंह। जैसे कि आज महाराणा प्रताप जी की जीवनी पर यहाँ पर बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया है, क्या कहना चाहिए? आज हल्दी घाटी शौर्य दिवस का प्रोग्राम था और ये कहा जाता है कि महाराणा हल्दी घाटी से जाने जाते हैं और हल्दी घाटी महाराणा से जानी जाती है, दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। और महाराणा का आज हमारे सारे नवयुवकों ने यहाँ पे उद्घोष किया, जिसमें कि हमारे अनुज जी लाइन पार से, योगेंद्र राणा, चेतन चौहान, रिंकू ठाकुर, तनवीर ठाकुर, हरवीर सिंह, बीपी सिंह, इन सब लोगों ने आज हल्दी घाटी के विषय में उद्बोधन दिया, अपने अपने उद्बोधन दिए और जो कि अपने आप में अनमोल थे और अनुकरणीय थे। धन्यवाद। सर, महाराणा के बारे में सर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, महाराणा का जो राजवंश है वो हारित ऋषि की कृपा से उन्हें मिला था। हारित ऋषि एक शैव थे। शैव संस्कृत का वर्ड है। शैव का मतलब होता है जो शिव भक्त होते हैं, जो शिव भक्त के ऋषि होते हैं उनको शैव कहा जाता है। और हारित ऋषि की कृपा से उनको ये वंश मिला था और उसी उनके वचन के द्वारा ही अभी तक उनका जो वंश है वो फलीभूत है। वर्तमान में भी कुंवर लक्ष्यराज सिंह युवराज हैं उदयपुर में और उनके पिता श्री अरविंद सिंह जी जो है वो महाराज हैं।